तो हेलो माय फ्रेंड्स, मुझसे इस वीडियो के बीच में गलती हो गई है तो मैं उसको सुधारना चाह रहा हूँ, इसलिए इसको मैंने अलग से आप इस वीडियो में अपनी वीडियो के साथ अलग से मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। मुझसे शायद बीच में मैंने कहीं भूल से ये बता दिया है कि सिंधु नदी जो है वो कैलाश के पास येमचुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, जो कि गलत है। एक्चुअली ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश पर्वत के पास येमचुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। प्लीज़ नोट कीजिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी, मैं आपको थोड़ा सा और दूर से दिखाता हूँ। ब्रह्मपुत्र नदी ये जो है ना, यहाँ कैलाश देख रहे हैं, कैलाश, तो ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश के पास येमचुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और सिंधु नदी जो है वो मानसरोवर के पास बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। तो प्लीज़ मैं फिर से बता दूं कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में कैलाश के पास येमचुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और सिंधु नदी तिब्बत में ही मानसरोवर के पास बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है और सतलज नदी निकलती है राक्षस ताल से। तो अक्सर क्वेश्चन आ भी जाता है कि तीनों नदियाँ कौन सी हैं जो तिब्बत में आसपास से निकलती हैं, सतलज, सिंधु और येमचुंगडुंग। तो प्लीज़ इसको मैनेज कीजिएगा और बाकी अब लाइव वीडियो आपके सामने दिखाते हैं। थैंक यू। तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाई गुल फैमिली राजी में। ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। ज्योग्राफी क्लास का 5th का फर्स्ट पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने रिवर्स के बारे में आपको कुछ बेसिक नॉलेज दी है, बेसिक चीज़ें बताई हैं। अब हम बिना समय गंवाए सीधे भारतीय नदियों पे चलते हैं। मैप में वो कहाँ हैं, किधर से गुजरती है और इसी के बहाने उनकी किसी कुछ खास बात है तो वो भी आपको बताएंगे। जैसे भारत में रिफ्ट वैली में बहने वाली सबसे लंबी नदी वृद्ध गंगा कौन है, बूढ़ी गंगा कौन है, गंगोत्री क्या है, तो दक्षिण गंगोत्री क्या है, ठीक है ना, और दक्षिणी गंगा क्या है, दक्षिणी गंगा और दक्षिणी गंगोत्री का क्या अंतर है, कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, कौन सी एस्चुरी बनाती है, डेल्टा बनाती है तो क्यों बनाती है, एस्चुरी बनाती है तो क्यों बनाती है, सदानीरा नदी क्या है, पर्वतीय नदी क्या है, मैदानी नदी क्या है, कौन सी किस खाड़ी में गिरती है, कौन सा झरना बनाती है, सारी चीज़ें इसी एक क्लास में आप लोगों से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्यों ना जो हमारा जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है या हिमालय का उत्तरी हिमालय वाला जो एरिया है, उत्तरी और पश्चिमी हिमालय वाला एरिया, उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा और थोड़ी सी लिमिटेशन ये है कि हमारे पास वाइट बोर्ड है तो इसमें हम आपको जूम तो कर नहीं सकते, लेकिन कोशिश कीजिए आप भी एडजस्ट करने की। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आप देखें, सिंधु नदी तंत्र की अगर हम बात करें, इंडस रिवर वैली सिस्टम की अगर हम बात करें तो सिंधु नदी यहाँ पर देखो, आप ये देख रहे हैं ना, आप सिंधु नदी जो है ये यहाँ पर है कैलाश पर्वत, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है ना, वही वाला कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत के पास एक ग्लेशियर है येमचुंगडुंग ग्लेशियर है। आप लोग भी ना अपनी कॉपी में लिखते रहना। जैसे कैसे लिखेंगे, जैसे नदी और उसका सोर्स, नदी उसका सोर्स और उसका मुहाना या माउथ, यानी कि वो कहाँ ख़त्म होती है, ऐसे करके एक टेबल बना करके लिखते रहेंगे। आप लोग भी लिखना चाहें तो लिख लीजिए साथ ही साथ। तो सिंधु नदी तिब्बत में कैलाश मानसरोवर नहीं बालक, कैलाश पर्वत, ठीक है ना, मैंने मानसरोवर तो नहीं बोल दिया मैंने, कैलाश पर्वत, ठीक है ना। जो कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत के पास ही एक ग्लेशियर है जिसका नाम है येमचुंगडुंग ग्लेशियर, वहाँ से सिंधु नदी निकलती है। अच्छा, अगर आप ध्यान करेंगे ना, यहाँ से निकलने के बाद ये किधर को बह रही है, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बह रही है। बेटा इधर भी ध्यान देना, मैप में भी ध्यान देना है ना, मैप पे ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है, लिखने का काम भी करना, मैप पे ज़्यादा ध्यान देना। तो क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैं आपको लिखाऊंगा नहीं, इसी में बता के चला जाऊँगा। तो सिंधु नदी जो है तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास येमचुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और ये पहले बहती है उत्तर पश्चिम की ओर। अब देखिए तिब्बत या चीन में बह रही है, तिब्बत या चीन में बह रही है, उसके बाद ये आ जाती है लद्दाख में। ये क्या होगा आपका, लद्दाख के बाद ये आ जाती है पीओके में आ गई। पीओ के बाद उसके बाद ये टर्न ले लेती है इधर अफगानिस्तान, ध्यान रखना अफगानिस्तान में नहीं जाती है। हालांकि अफगानिस्तान से बहकर आने वाली कुभा, कुर्रम, गोमल, काबुल नदियाँ इसमें मिलती हैं, वो उसके बारे में अलग से बताऊंगा मैं आपको। लेकिन सिंधु नदी जो है वो अफगानिस्तान में नहीं जाती है। सिंधु नदी का बेसिन अफगानिस्तान में ज़रूर है, शायद मैं यहाँ बताना आपको भूल गया पहली क्लास में। बेसिन या थाले का मतलब ये है, बेसिन या थाला वो एरिया जहाँ से उस नदी में पानी बह करके आता है। बेसिन या थाले का मतलब है कि वो एरिया, वो सारा एरिया, जैसे मान लीजिए गंगा का बेसिन, तो गंगा के आसपास का वो सारा एरिया, यहाँ तक कि गंगा में जो मिलने वाली नदियाँ हैं ना, उनका भी सारा एरिया जो गंगा नदी में, जहाँ का पानी गंगा नदी में चला जाता है।
तो उसे हम कह देंगे गंगा का बेसिन या गंगा का थाला, ठीक है ना। तो सिंधु का बेसिन तो है अफगानिस्तान में, यानी कि अफगानिस्तान से पानी बह करके आता है सिंधु नदी में, लेकिन सिंधु नदी नहीं जाती अफगानिस्तान, ध्यान रखना। सिंधु नदी जो है तिब्बत यानी कि चीन, भारत, पाकिस्तान इनमें बहती है। इसका सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो पाकिस्तान में है। तो तिब्बत, लद्दाख, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का गिलगित वाला इलाका, और उसके बाद फिर ये पाकिस्तान में पंजाब प्रांत हुआ आपका, उसके बाद ये सिंध, और सिंध के बाद बलूचिस्तान प्रांत में। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान तीनों प्रांतों में ये जाती है नदी। सिंधु नदी अभी यहाँ तक नहीं चलेंगे, तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पहले उत्तर पश्चिम में बही है, उसके बाद इसकी दिशा किधर हो गई, दक्षिण पश्चिम, तो इसने 2 बार अपनी दिशा बदल दी, ठीक है। अब यहाँ पर एक जगह है पाकिस्तानी पंजाब में, मीठानकोट। कौन सा कोट? मीठानकोट। ये जगह है मीठानकोट। यहाँ पर सिंधु में जो है चिनाब नदी आकर के मिलती है, देखो ये है। आप लोगों को मैं मशवरा दूंगा, क्योंकि इस मैप में अब मैं अब जगह जगह पूरा पेन चलाऊंगा, तो बहुत सी चीज़ें मिट जाएंगी और बहुत सी चीज़ें रह जाएंगी। तो आप लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में फिर इसमें पेन चलाना शुरू करूँगा, ठीक है। इतना समय काफ़ी है स्क्रीनशॉट के लिए। अब आप देखें, ये आ गई आपकी सिंध नदी है, तो इसमें बहुत सी नदियाँ मिलती हैं। सिंध नदी में यहाँ पर आप देखें, ये देख रहे हैं आप क्या, चिनाब नदी है। ये चिनाब नदी के पास मैंने 2 धाराएं बनाई हैं यहाँ पर। ये 2 धाराएं जो हैं, 2 नदियाँ हैं, चंद्र और भागा। जैसे उत्तराखंड में आप रहते हैं ना, तो उत्तराखंड में आप देखते हैं जो गंगा नदी है, किन 2 नदियों के मिलने के बाद गंगा कहलाती है, अलकनंदा और भागीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग में मिल जाती हैं तो वहाँ से नाम हो जाता है गंगा। तो उसी तरह से चंद्र और भागा 2 नदियाँ हिमाचल प्रदेश में हैं, चंद्र और भागा। ये आती हैं बारालाचा पास के आसपास से। सवाल आता है कि चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, तो बारालाचा पास, ये रहा आपका बारालाचा दर्रा। एक्चुअली 2 नदियाँ हैं, ठीक है ना, 2 नदियाँ हैं, चंद्र और भागा। इन दोनों के मिलने के बाद जो जॉइंट स्ट्रीम है उसका नाम है चिनाब। ये जा रही है। चिनाब जो है पहले बहती है हिमाचल में, पंजाब में नहीं जाती, ध्यान रखना, चिनाब पंजाब में नहीं जाती है, पहले हिमाचल में बहती है, फिर ये आपका जम्मू कश्मीर में चलेगी, और जम्मू कश्मीर से फिर ये पाकिस्तानी पंजाब में चलेगी। पाकिस्तानी पंजाब से बहती हुई यहाँ पर आकर के ये इस जगह पर, यहाँ पर इसमें लास्ट में मिलती है, सबसे लास्ट में सतलज। यहाँ पर कौन सी नदी मिल रही है, ये सतलज। अच्छा, अब आपसे कोई पूछे कि सतलज कहाँ से निकल रही है, तो सतलज नदी देखें यहाँ से आ रही है। सतलज नदी जो है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल, तिब्बत में राक्षस ताल से निकल, ये रहा राक्षस ताल से निकल करके ये पूरब से इधर पश्चिम की ओर बह रही है, लगभग पैरेलल बह रही है, लगभग पैरेलल। तो अब ये तिब्बत में, तिब्बत के बाद हिमाचल में, हिमाचल के बाद पंजाब में, और पंजाब के बाद पाकिस्तानी पंजाब में। सतलज नदी जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं जाती, इस चीज़ का ध्यान रखना। सतलज नदी पंजाब, भारतीय पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पाकिस्तानी पंजाब में बहती है। आगे जाकर के सतलज नदी आगे जाकर के इसमें चिनाब में मिल जाती है, देख रहे हैं ना आप, ये चिनाब में मिल जाती है, ठीक है। सतलज नदी काफ़ी सारा पानी देती है इसे। अब यहाँ पर ये एक नदी है जिसका मैंने नाम नहीं दिया, ये ब्यास नदी है। बहुत छोटी नहीं है, 200-250 किलोमीटर लंबी नदी है ये, बहुत बड़ी भी नहीं है, बहुत छोटी भी नहीं है। ब्यास नदी जो है हिमाचल में रोहतांग पास के आसपास से निकलती है, और हिमाचल में बह करके सतलज नदी के पैरेलल बहती हुई पंजाब में सतलज से मिल जाती है। ब्यास जो है वो सतलज की सहायक है। राक्षस ताल तिब्बत से आ रही है, और चिनाब जो है चंद्रभागा के रूप में हिमाचल प्रदेश से निकल रही है। ब्यास नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश से ही निकल रही है। इसका एक मैंने फार्मूला बनाया बालक, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, चिबरा, आप लोग भी लिख लेना, चिबरा रोरा ब्यास, चिबरा रोरा ब्यास। तो ची से चिनाब, बरा से बरालाचा, रो से रोहतांग, नहीं हाँ, रो से रोहतांग, और फिर रा से राबी और ब्यास। तो चिनाब जो है बरालाचा दर्रे से निकलती है, और रोहतांग पास से निकलती हैं राबी और ब्यास। ओके, तो ये है ब्यास नदी। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास से निकलती है, और किससे मिल जाती है, सतलज नदी मिल जाती है पंजाब में। इसके जस्ट ऊपर जो है रावी नदी भी हिमाचल से निकलती है, और हिमाचल से बहती हुई पंजाब, और पंजाब से आकर के पाकिस्तानी पंजाब, रावी नदी। अब आप देखेंगे कि चिनाब नदी, उसके नीचे रावी नदी, चिनाब में रावी मिल जाती है, चिनाब में रावी मिलती है, और चिनाब में ही आगे सतलज मिल जाती है। देखें ये चिनाब है, चिनाब में यहाँ रावी मिल रही है, उसके बाद थोड़ा आगे जाके इसमें कौन सी मिल रही है, सतलज। अच्छा, सतलज में उससे पहले ब्यास मिल जा रही है। सतलज ब्यास के किस बाएं किनारे पे मिल रही है, दाएं किनारे पे, दाएं किनारे पे मिल रही है, ठीक है ना। मैं था उल्टा बोल गया। ब्यास नदी जो है वो, ब्यास नदी जो है सतलज के दाएं किनारे, ये देखिए, ये है सतलज, ये है सतलज, और ये है ब्यास। तो ब्यास नदी जो है
सतलज के दाएं किनारे पर मिल रही है। दोनों का मेजर को है ना, तो ये वाला हिस्सा बायां और ये वाला हिस्सा दायां। ब्यास जो है सतलज में दाईं ओर से मिलती है। फिर से बताता हूँ, सिंधु नदी, ठीक है। अब उसके बाद चिनाब नदी। चिनाब नदी डायरेक्ट मिलती है सतलज में। किस में मिलती है? सतलज में। लेकिन चिनाब सतलज की सहायक नहीं है, सतलज चिनाब की सहायक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद चिनाब नदी और सतलज का जहाँ पर संगम होता है उससे पहले चिनाब में रावी नदी मिलती है, ठीक है ना। और सतलज में कौन सी नदी है? ब्यास, ठीक है। सांस ले लो। सिंधु में चिनाब मिलती है, चिनाब में उससे पहले रावी और सतलज मिल जाती हैं, और सतलज में मिलती है ब्यास। ओके, तो ये जो 5 नदियां हैं इसका क्रम भी पूछ लेता है कभी कभी। आप लोग ध्यान देना कि सबसे उत्तर में झेलम, झेलम बताया नहीं बताया मैंने आपको? झेलम, हाँ झेलम नहीं बताया अभी आपको। तो झेलम जो है कश्मीर में बेरीनाग के पास शेषनाग झील से निकलती है। ये रही आपकी शेषनाग झील, यहाँ से निकलती पहले ये उत्तर पश्चिम में बहती है, उसके उत्तर पश्चिम बहने के बाद ये टर्न लेती है, यू टर्न, और ये भारत और पाकिस्तान, कश्मीर में भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर बहती है। कश्मीर में भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर बहती है, ठीक है ना। पाकिस्तान में इसकी सहायक नदी है किशन गंगा। सवाल भी आता है झेलम की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो किशन गंगा है। भारत में उसको किशन गंगा कहते हैं, पाकिस्तान में कहते हैं उसको नीलम, ठीक है। किशन गंगा नदी को पाकिस्तान में कहते हैं नीलम। ये झेलम की सबसे लंबी सहायक नदी है, तो झेलम ही आई। झेलम नदी, सवाल भी आता है जम्मू कश्मीर में भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर कौन सी नदी बनाती है, तो ये झेलम भी, झेलम नहीं, झेलम और चिनाब मिलकर झेलम हो गया। तो झेलम भी बनाती है और चिनाब भी बनाती है, लेकिन झेलम जो लंबा बॉर्डर बनाती है चिनाब से। भारत पाकिस्तान का बॉर्डर झेलम भी बनाती है और चिनाब भी बनाती है, लेकिन झेलम जो है वो ज़्यादा लंबी दूरी पर बहती है, ठीक है। तो चलिए साहब, तो इस तरह से आप देखेंगे सिंधु नदी की ये 5 सहायक नदियां हैं। इसमें सबसे पहले झेलम चिनाब में मिलती है, चिनाब में फिर रावी मिलती है, रावी के बाद सतलज मिलती है और सतलज में मिलती है ब्यास। तो ये जो 5 नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये कहलाती हैं पंचनद। इसमें क्वेश्चन आएगा, इसको मैं लिखाऊंगा अभी, कि इन पंचनद में सबसे छोटी कौन सी है? ब्यास। इन पंचनद में सबसे छोटी कौन सी है? ब्यास नदी में सबसे छोटी है। ओके, आगे चलें, आगे चलते हैं। अच्छा, अब जैसे मैंने बताया ना, 2 नदियों के बीच की उपजाऊ जमीन जो होती है उसे क्या कहते हैं? दोआब। तो अब यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ लिखा सिंध सागर दोआब। तो ये जो सिंध सागर दोआब जो है, ये सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच का जो इलाका है, ये वाला इलाका, सिंधु और झेलम के बीच का जो इलाका है, इसे कहते हैं सिंध सागर दोआब। उसी तरह से ये मैंने लिखा रचना, रावी नदी और चिनाब, रावी और चिनाब नदी के बीच का जो उपजाऊ इलाका है, इसे कहते हैं रचना दोआब। उसी तरह से चिनाब और सतलज के बीच का, चिनाब और सतलज के बीच का ये जो इलाका है, इसे हम कहते हैं बारी दोआब। रचना दोआब किसके बीच का हुआ? चिनाब और रावी के। बारी दोआब किसके बीच का हुआ? रावी और सतलज के। और इधर सतलज और ब्यास के बीच का जो दोआब है, इसे कहते हैं बिष्ट दोआब। मैं लिखाऊंगा अभी, आप लोग लिख भी लेना, ठीक है ना। तो सिंध सागर दोआब किसके बीच हुआ? सिंधु और झेलम के बीच में। रचना दोआब किसके बीच में हुआ? चिनाब और रावी के बीच में। ओके, बारी दोआब किसके बीच में हुआ? रावी और सतलज के बीच में। और बिष्ट दोआब किसके बीच में हुआ? ब्यास और सतलज के बीच में। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हल्के मत लेना ही, ठीक है। आगे चलते हैं, आपने जाना होगा, ठीक है, आप जाइए, आगे चलते हैं। तो मीठानकोट में ये सारी नदियाँ जो हैं सिंधु नदी में मिल जाती हैं। सिंधु आगे बहती है और अरब सागर में कराची के पास अपना मुहाना बनाती है या डेल्टा बनाती है, ठीक है, चल रहा है वो, ठीक है। आगे चलें, तो ये तो हो गया आपका तिब्बत नदी तंत्र, है ना, सॉरी तिब्बत नदी तंत्र नहीं, सिंधु नदी तंत्र। ओके, उसके बाद इधर चलते हैं, इधर आते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र की ओर को। ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये जो है एक्चुअली ब्रह्मपुत्र नदी है। ये सारी तुम लोगों ने भी जाना हो चले जाना, मैं पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। अगर तुम लोगों ने घर जाना हो चले जाना, मैं वीडियो अपना रिकॉर्ड करता रहूँगा, देख लेना, ठीक है। तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है कैलाश के पास येमचुंगडुंग ग्लेशियर से। अरे मुझसे एक बड़ी भयंकर गलती हो गई, मैंने सिंधु नदी तो नहीं निकाल दी कैलाश के पास येमचुंगडुंग ग्लेशियर से। हाँ, मुझसे गलती हो गई, ये गलती हो गई, ये तो ब्लंडर हो गया, ये मिस्टेक हो गई मुझसे। तो खैर, अगर आप अभी तक आप मेरी वीडियो में देख रहे हैं तो ये मुझसे गलती हो गई। सिंधु नदी जो है मानसरोवर के पास बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु नदी मानसरोवर के पास बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है, मुझसे गलती हो गई। सिंधु नदी मानसरोवर के पास बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है, सतलज राक्षसाल से ही निकलती है,
और जो ब्रह्मपुत्र है वो कैलाश के पास येमचुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ये हमसे गलती हो गई है, ठीक है ना। सिंधु नदी मानसरोवर के पास बोखरचू ग्लेशियर से, सतलज राक्षस ताल से, और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत में ही कैलाश के पास येमचुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। आप देख रहे हैं कि तिब्बत में ये तीनों नदियां लगभग एक ही जगह से निकल रही हैं, लगभग आसपास से। कौन सी? सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। लेकिन ब्रह्मपुत्र का अगर बैठ सकते हैं तो बैठे रहिए, जाना है तो चले जाइए। जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका नाम अभी ब्रह्मपुत्र नहीं हुआ है, जैसे गंगा का नाम अभी गंगा नहीं हुआ, काफ़ी नीचे जाकर गंगा का नाम गंगा जी हुआ। तो तिब्बत में इस नदी को कहते हैं सांगपो, सांगपो या तिसांगपो, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको टी से लिखते हैं, TSANGPO, सांगपो, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका नाम है सांगपो, कहाँ पर? तिब्बत में। आप देखें ये पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है लगातार, है ना। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला के पैरेलल पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है। अब यहाँ पर जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम है दिहांग। इस नदी का अरुणाचल प्रदेश में नाम है दिहांग, ठीक है ना। अब अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर एक जगह है नामचा बारबा, नामचा बारबा। नामचा बारबा में ये नदी जो है यू टर्न लेती है। यू टर्न का मतलब जिधर से आ रहे थे पीछे को उधर को ही चल देना। एक नामचा बारबा के पास बहुत ऊंची पहाड़ी है, उस पहाड़ी के पास ये काफ़ी ऊंची जगह से गिरती है और एक गार्ज बनाती है। गार्ज का मतलब समझते हैं? विशाल खड्ड, विशाल गड्ढा, है ना। बहुत ऊंचाई से गिरती है। नामचा बारबा के पास एक गॉर्ज बने विशाल खड्ड बनाती है और उसके बाद ये यू टर्न ले लेती है। अभी पश्चिम से पूरब की ओर बह रही थी, अब ये बहने लगी पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है ना। अब कुछ दूरी पर ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। कहाँ पर बह रही है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम है दिहांग। अब यहाँ से आगे चलते रहो साहब, आगे चलते रहो। अब ये असम में एंट्री करती है। असम में इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र। असम में इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम तिब्बत में है सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में है दिहांग और असम में है इसका नाम ब्रह्मपुत्र। अब खैर अब आगे जाके इसको बांग्लादेश में एंटर होना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं जमुना। सवाल खूब आता है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है? जमुना नाम है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में क्या नाम है? जमुना। अच्छा, अब इसको यहीं रोक दें तो इधर आप देखेंगे मणिपुर हुआ ये आपका, हमारा मणिपुर स्टेट हुआ। मणिपुर से एक नदी बह करके आती है बराक। मणिपुर की सबसे लंबी नदी है ये बराक नदी, मणिपुर की सबसे लंबी नदी है। ये नदी मणिपुर त्रिपुरा होती हुई बांग्लादेश में एंटर करती है। बांग्लादेश में इस नदी का नाम है मेघना। ध्यान रखना, जो बराक नदी है वो मणिपुर से होती हुई त्रिपुरा होती हुई बांग्लादेश में एंटर करती है। बराक नदी को बांग्लादेश में कहते हैं मेघना। अब ये जो मेघना आगे बढ़ती है, इस मेघना में पहले मिलती है जमुना। कौन सी नदी मिलती है? जमुना। जब जमुना इसमें मिलती है तो इसका नाम हो जाता है मेघना। ध्यान है ना, बराक नदी को बांग्लादेश में कह रहे हैं मेघना, और जो ब्रह्मपुत्र आ रही थी ऊपर से जिसे बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, जब जमुना और मेघना आपस में मिल जाती हैं तो इसका नाम हो जाता है आगे क्या हो जाता है? मेघना। अब इधर देखें, हमारी जो गंगा आ रही हैं, गंगा जी जब बांग्लादेश में आती हैं तो गंगा जी को बांग्लादेश में कहते हैं पद्मा, और पद्मा आगे जाके ब्रह्मपुत्र में अर्थात मेघना मिल जाती हैं, तो इनकी जो ज्वाइंट स्ट्रीम है उसे मेघना कहते हैं। सवाल आता है कि बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं? पद्मा। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? जमुना। बांग्लादेश में जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिल जाती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? मेघना। लेकिन पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई। पूरी कहानी यह है कि एक्चुअली बराक नदी का नाम बांग्लादेश में है मेघना। मेघना में जब जमुना मिल जाती है तो इसको कहते हैं मेघना आगे, है ना। जमुना यानी कि ब्रह्मपुत्र मिल गई तो मेघना हो गई। इसके बाद इसमें पद्मा यानी गंगा ही मिल जाती है तो इन सभी की संयुक्त धारा का नाम हो जाता है क्या? मेघना। और मेघना के नाम से ये गिर जाती हैं बंगाल की खाड़ी में। ओके, अच्छा, अब ये तो हो गई ब्रह्मपुत्र की बात। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी में अरुणाचल प्रदेश में दो नदियाँ मिलती हैं। एक इसके दाएं किनारे पर सुबनसिरी तिब्बत की तरफ से आ रही है, और एक यहीं कहीं से लोकल से जो है कि ओरिजिनेट हो रही है लोहित नदी। सवाल आ जाता है कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, अरुणाचल प्रदेश में एक लोहित इस किनारे पर और सुबनसिरी इस किनारे पर, ठीक है। आगे चलें। अब हम बात करेंगे, ये जो नदियों का जाल सामने बिठा रखा है इसको हम कहते हैं गंगा नदी तंत्र, यहाँ पर यमुना नदी तंत्र, चंबल नदी तंत्र। तो जल्दी से इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब आपने जाना है, आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आपने भी जाना तो आप भी चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, गंगा पढ़ के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। हम तो पढ़ा के जाएंगे चाहे रात के 12 बज जाएँ, ठीक है, ओके। क्योंकि इसको बनाने में हमें बहुत समय लगा है, हम नहीं चाहते कि रिकॉर्डिंग के लिए इसको हम दोबारा बनाएं।
अब यहाँ पे देखें साहब, आप गंगा नदी जो है आपको पता है उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले से आ रही है। चलिए इसको जल्दी खत्म करते हैं। कहाँ से आ रही है गंगा जी? गंगा जी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री से ऊपर गोमुख से। ऐसा ना, बहुत से लोग कहते हैं गंगा जी का उद्गम गंगोत्री से होता है ना, गंगोत्री से करीब 20 किलोमीटर ऊपर गोमुख से गंगा जी का उद्गम होता है। खैर जहाँ से भी होता है, गंगा जी पढ़ाएंगे तो उसके बारे में अलग से बताएंगे। तो गोमुख से गंगा जी का उद्गम हुआ और गंगा जी जो हैं एक बड़े चाप के आकार में, आप देख रहे हैं ना, चाप समझते हैं ना गणित में, चाप, बड़े चाप के आकार में ये उत्तर भारत के मैदान से बह रही है। भारत की लगभग 40% आबादी सीधे मतलब परोक्ष या अपरोक्ष रूप से, डायरेक्टली या इनडायरेक्ट, भारत की 40% आबादी गंगा नदी पर निर्भर है। 40% आबादी, ठीक है ना। ओके, तो चलिए साहब, तो ये गंगा जी हैं, आपको पता है ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश यहाँ पर बहती है, ठीक है ना। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश यहाँ पर बह जाती है। अब गंगा नदी में बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं। इधर एक यमुनोत्री से यमुना जी आती है, यमुनोत्री बंदरपुंछ से यमुना जी आती है। यमुना जी भी एक चाप के आकार में बहती हैं। यमुना जी जो हैं वो उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश होती हुई प्रयागराज में, आपको पता ही है गंगा यमुना यहाँ पर प्रयागराज में आपस में मिल जाती हैं। अब यमुना जी में बहुत सी नदियाँ मिलती हैं। यमुना में मिलने वाली एक बड़ी नदी है चंबल, ये रही आपकी चंबल, ये मालवा पठार से निकल के आती है। ये देख रहे हैं ना आप, ये चंबल नदी यहाँ पे लिखा रखा है चंबल। अच्छा, चंबल तो यमुना मिलती है, लेकिन उससे पहले चंबल में और नदियाँ मिलती हैं, छोटी बड़ी तो कई नदियाँ, लेकिन जो खास खास नदियाँ मैंने उनके नाम लिखे हैं। चंबल में सबसे पहले देखो, ये चंबल नदी लिखा है, सबसे पहले ये नदी है, इसका नाम है बनास। ये बनास नदी मिल रही है चंबल में, सीधी बनास नदी यहाँ पे मिल जा रही है। ये कौन सा किनारा हो गया इसका? दायां किनारा, है ना, दायां किनारा हो गया। ये कौन सी दिशा हो गई? पूरब की दिशा। चंबल है, चंबल में ये बनास है। बनास के बाद फिर आप ये देखेंगे ये एक नदी है पार्वती नदी, ये भी चंबल में मिलती है। लेकिन पार्वती में एक नदी मिलती है जिसका नाम मैंने लिखा काशी। काशी का मतलब काली सिंध, ये काली सिंध नदी है। ये जो नदी है ना काली सिंध, आप फिर से देख लो, यमुना नदी है, यमुना में चंबल मिलती है, चंबल में मिलती हैं बनास, चंबल में बनास मिलती है, चंबल में ही पार्वती मिलती हैं और पार्वती में मिलती हैं काली सिंध। तो अल्टीमेटली जो आप ये देखो बनास, काली सिंध और पार्वती, इन सभी का पानी चंबल में और चंबल का पानी यमुना में, ठीक है। चंबल में बनास, फिर चंबल में पार्वती और पार्वती में काली सिंध। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप आ जाएं, ये वाली जो नदी है, ये वाली नदी ये है आपकी सिंध नदी। सिंधु नहीं, देखो सिंधु नदी ये रही, सिंधु नदी ये रही, काली सिंध ये रही, किस में मिल रही है? पार्वती में। काली सिंध किस में मिल रही है? पार्वती में। और एक ये खाली, इसका नाम है सिंध। ये जो सिंध नदी है ये डायरेक्ट यमुना में मिल रही है। सिंध नदी जो है ये डायरेक्ट विंध्याचल से कहीं से निकल के आ रहे हैं, डायरेक्ट यमुना नदी में मिल रही है। उसके बाद बेतवा नदी एमपी और यूपी में बहती है। एमपी में इसका एरिया ज़्यादा है, यूपी में कम है, लेकिन यूपी में जाकर के मिल जाती है। कौन सी नदी? बेतवा। तो बेतवा नदी जो है एमपी और यूपी में होती हुई यमुना में मिल जाती है। उसके बाद आ जाता है घसान नदी। घसान नदी एमपी और से होती हुई यूपी में मिल जाती है। उसी तरह से केन नदी एमपी छत्तीसगढ़ से होती कहाँ मिल जाती है? यूपी में। यूपी में किस में मिल जाती है? यमुना नदी में, ठीक है ना। तो आप देखें यमुना में कितनी सारी नदियां मिल रही हैं। अक्सर अगर कहते हैं ना पेपर बड़ा कठिन आ गया, कैसे? वो इनका क्रम पूछ लेगा कि भाई ये उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, या पश्चिम से पूरब की ओर, इनका जो है कि क्रम मिलाओ। तो देखो चंबल, पार्वती, सिंध, बेतवा, घसान, केन, सोन। तो इसका एक मैंने फार्मूला बना लिया, क्या? चप, सिंध, बेग, के, सु। ये मैंने फार्मूला बना लिया इन नदियों के क्रम का। चंबल, पार्वती, सिंध, बेतवा, घसान, केन, सोन। मैं इसको यहाँ पर लिखे रहूँगा, आप लोग भी लिख लेना। चंबल, पार्वती, सिंध, बेतवा, घसान, केन, सोन। इसमें ये जो नदी है काली सिंध, ये पार्वती में मिलती है, ये ध्यान रख लेना। काली सिंध को यमुना या चंबल में मिला देना, ठीक है। तो इसका फार्मूला ये है, इसको आप इस तरह से रट सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चंबल में सारी नदियाँ मिल गई और इसके अलावा यमुना में डायरेक्ट मिल गई आपकी सिंध, बेतवा, घसान, केन। अच्छा, सोन जो है गंगा में मिलती है, ध्यान रखना, सोन को यमुना मत मिला देना, सोन जो है वो गंगा में मिलती है, घाघरा के आगे। अच्छा, अब इधर चलें आप गंगा जी में, तो पीलीभीत के आसपास फुलर झील है। फुलर झील से एक नदी निकलती है गोमती किनारे लखनऊ है, तो गोमती गंगा जी में मिलती है। गोमती के बाद इधर घाघरा, नेपाल में माकचाचुंग ग्लेशियर से आ रही है घाघरा नदी, नेपाल में माकचाचुंग ग्लेशियर से आ रही है घाघरा नदी, ये यहाँ पर आकर के गंगा जी में मिल जाती है। फिर आगे जाएंगे, नेपाल से ही गंडक नदी आ रही है, गंडक नदी भी
गंडक नदी बिहार में किस मिल जा रही है? गंगा जी में। उसके बाद नेपाल में ही माउंट एवरेस्ट के पास गोसाईथान, माउंट एवरेस्ट के पास गोसाईथान से कोसी नदी बह करके आ रही है। कोसी नदी भी कहाँ मिल जा रही है? गंगा जी में मिल जा रही है। उसके बाद एक ये नदी जो है इसका नाम है तीस्ता। तीस्ता नदी जो है सिक्किम से आती है, सिक्किम की सबसे लंबी नदी है तीस्ता। तीस्ता जो है सिक्किम की सबसे लंबी नदी है और इसके पानी के बंटवारे को लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच में भी, कल जरूर आना है, भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद भी होता रहता है। तीस्ता नदी सिक्किम से आती है और सिक्किम में बहती हुई पश्चिम बंगाल में चली जाती है, पश्चिम बंगाल में मिल जाती है गंगा से। सिक्किम की सबसे लंबी नदी है, सिक्किम की सबसे लंबी नदी है, पश्चिम बंगाल में बहती हुई चली जाती है, किसमें? गंगा नदी में मिल जाती है। और सवाल खूब आता है कि तीस्ता नदी जल विवाद जो है या तीस्ता नदी सीमा विवाद जो है किन दो देशों के बीच में है? भारत और बांग्लादेश के बीच में है। चलिए खैर आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, यह है अमरकंटक पठार। अमरकंटक पठार में लगभग एक ही जैसे, इधर से महानदी, इस डायरेक्शन में आप देखें महानदी, इस डायरेक्शन में आप देखें नर्मदा और इस डायरेक्शन में आप देखें तो सोन। तो नर्मदा, सोन और महानदी, नर्मदा, सोन और महानदी अमरकंटक पठार में लगभग एक ही जगह से मिलती हैं, लगभग एक ही जगह से मिलती हैं। ठीक है ना? कौन सी? नर्मदा, सोन और महानदी तो अमरकंटक पठार में निकलती हैं। अच्छा, इसमें ताप्ती जो है मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है बैतूल, बैतूल डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है मुल्ताई, मुल्ताई के पास से ताप्ती निकलती है। क्वेश्चन खूब आता है, ठीक है ना? नर्मदा कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश में नर्मदा कुंड से निकलती है। ताप्ती कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश में ही निकलती है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट से, मुल्ताई नामक गांव से। अच्छा, नर्मदा और ताप्ती जो हैं पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, नहीं सॉरी गलत हो गया, फिर गलत हो गया, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। तो अक्सर क्वेश्चन आता है कि भारत में पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये नर्मदा है। भारत में पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये ताप्ती है। ठीक है ना? पूरब से पश्चिम की ओर, ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, और भी बहुत सारी नदियाँ पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, लेकिन सबसे खास जो दो नदियाँ हैं वो यही हैं। एक क्वेश्चन और भी आता है कि भारत में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये सोन है, और सोन जो है ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, ओके, आगे चलें। अब ये आ गया आपका छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार पे ये हुगली और दामोदर तंत्र हुआ आपका। इधर देख रहे हैं आप, ये मैंने बनाया आपको हुगली नदी, ये देख रहे हैं ना, ये हुगली नदी जो है इसे कहते हैं गंगा की वितरिका है। वितरिका इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटरी। इसका मतलब ये है ना, गंगा नदी जब उधर बंगाल, बिहार बंगाल में जाती है ना, तो बहुत सारा पानी आता है, तो यहाँ से इसका डेल्टा इलाका शुरू हो जाता है। तो अपने डेल्टा इलाके में बहुत ज़्यादा पानी की वजह से अलग अलग धाराओं में बट गई है। मुख्य धारा सीधी निकल गई है, कोई इधर निकल गई, कोई इधर निकल गई। वो सुनते हैं ना आप प्लासी का युद्ध, तो प्लासी का युद्ध भागीरथी नदी के किनारे लड़ा गया था। तो हम लोगों ने जब तैयारी शुरू की थी हम बड़े परेशान रहते थे कि भागीरथी तो उत्तराखंड में है, प्लासी उधर बिहार बंगाल की तरफ है। तो बाद में जब धीरे धीरे पढ़ते रहे तो पता चला कि भागीरथी जो है वहाँ पर गंगा नदी की एक वितरिका है। वितरिका का मतलब गंगा नदी में से ही फूटी हुई या गंगा नदी में से ही निकली एक नदी है। तो उसी तरह से पश्चिम बंगाल में जो नदी बहती है हुगली, वो गंगा नदी में से निकली है। ठीक है ना? तो ये रही आपकी हुगली नदी। कहाँ से? ये आ रही है आपकी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई आ रही है, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब इसी छोटा नागपुर पठार पर क्वेश्चन आता है, छोटा नागपुर पठार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दामोदर है। तो ये रही आपकी दामोदर नदी, ये वाली, ये रही दामोदर। दामोदर की एक खास सहायक नदी है बराकर। बराकर ये रही, बराकर दामोदर की सहायक है और दामोदर जो है वो हुगली की सहायक है। तो बराकर दामोदर जो है ये झारखंड और बंगाल में बहती है। दामोदर किस में मिल जाती है? हुगली में। बराकर किस में मिलती है? दामोदर में। छोटा नागपुर पठार की सबसे लंबी नदी जो है वो दामोदर है। उसके बाद इधर इसके आप ऊपर से नीचे आप देखें इस क्रम में, तो स्वर्णरेखा, बैतरणी और ब्राह्मणी नदियाँ हैं। ये छोटी नदियाँ हैं लेकिन काफ़ी उल्लेखनीय है, स्वर्णरेखा, बैतरणी और ब्राह्मणी। उसके बाद छत्तीसगढ़ में रायपुर के पास एक गांव है सिहवा, एक गांव है सिहवा, सिहवा नामक गांव है, वहाँ से नदी निकलती है महानदी, छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा। और यहाँ पर कटक जिले में ये अपना डेल्टा बनाती है, कटक जिले में, उड़ीसा में कटक जिले में अपना डेल्टा बनाती है। ठीक है, लास्ट जो बची है आपकी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है वो महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद गोदावरी की एक खास सहायक नदी है प्रवरा। उसके और नीचे आप चलेंगे
तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकलती है, लेकिन इसका जो फ्लो एरिया है वो ज़्यादा कर्नाटक में है। तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है और महाबलेश्वर से होती हुई ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कृष्णा नदी की एक खास एक नदी है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा जो है कर्नाटक में गंगा मूल चोटी से निकलती है। उसके बाद साउथ में आप जाएंगे तो ये है पनेरू या पालार नदी। फिर और नीचे आप जाएंगे तो ये है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी जो है नंदी दुर्ग, ये मैंने लिखा नंदी, पेन्नार नदी जो है वो नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है। फिर और नीचे आ जाओगे आप कावेरी। कावेरी जो है तमिलनाडु में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, नहीं कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, सॉरी। कावेरी नदी जो है कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। उसके बाद बेगाई नदी जो है ये बरसात पहाड़ी से निकलती है। बेगाई की नदी के किनारे ही है मदुरै शहर जो है वो बेगाई नदी के किनारे। बेगाई इधर गिरती है मन्नार की खाड़ी में। अच्छा, कई बार ये जो नदियां हैं ना, इनका क्रम भी आ जाता है, तो इसका भी मैंने एक फार्मूला बना रखा है। जैसे ये पालार, पेन्नार, कावेरी और बेगाई, तो इसका मैंने फार्मूला बनाया है पापे, एक गाना आया था ना लुटेरे फिल्म का, पापे बचा लो तुसी, पापे कावेरी गई, पापे कावेरी गई, पा से पालार, पे से पेन्नार, का से कावेरी और गई से बेगाई। तो इस तरह से इसमें दो नदियां और बची हैं। एक माही नदी अक्सर सवाल पूछता है कि कौन सी नदी ऐसी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये विंध्याचल के आसपास से निकलती है माही नदी, मालवा पठार में बहती है, 2 बार दिशा बदलती है अपनी, और यहाँ पर कर्क रेखा जो गुजरती है उसको काटती है। तो कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है। कौन सी नदी? माही नदी जो है इधर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। उसी तरह से यहाँ ये साबरमती नदी है, ये अरावली के पास मेवाड़ हिल से निकलती है, और गुजरात की सबसे लंबी नदी है साबरमती नदी, और बहती हुई ये भी अगर इसमें पानी ज़्यादा आ जाए मानसून में तो खंबात की खाड़ी में मिल जाती है, आमतौर पर सूखी रहती है। लूनी अरावली से निकलती है, और लूनी कभी भी समंदर तक पहुंच नहीं पाती, ये कच्छ के रण में खो जाती है। यहीं पर हरियाणा में एक नदी है घग्गर नदी। तो खैर और इन नदियों के बारे में और भी बात होती रहेगी, और जो चीज़ें मैंने अभी आपको इस स्टोरी में बोल के सुनाई हैं, उन चीज़ों को मैं बोर्ड पे लिखूंगा भी, और लिख के उसको मैं अपलोड भी करूंगा, सारी चीज़ों को एक ही साथ। उसके बाद फिर मैं ये फाइनल जो है वीडियो अपलोड करूंगा। इस वीडियो में मुझसे एक गलती हो गई है सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, उस गलती को मैं वीडियो के पहले में ही ऐड जहाँ से वीडियो शुरू होगी उससे पहले ही मैं ऐड करूँगा। थैंक यू। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।